रेस्टोरेंट की रहस्यमयी रोशनी कमरे में पसरी हुई थी। 3 साल 2 महीने 2 दिन की उम्र का मैं प्रवास रस्तोगी अपना सबसे पसंदीदा टाइम पास यानी मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था। तभी किसी महिला ने पुकारा, प्रभात कहाँ चले गए थे तुम? क्या कर रहे हो आजकल? मेरा तुम्हें कभी ध्यान नहीं आया? वो एक ही सांस में ना जाने क्या क्या कहती गई और मैं अपलक उसे निहारता रह गया। वो जरा भी नहीं बदली थी, बिल्कुल वैसी थी जैसी कॉलेज में दिखती थी। वो किसी की है, उसके तन मन जिंदगी पर किसी का अधिकार है। मेरे साथ तो यूं ही बात कर लेती थी। ये सोच जो अब तक घने कोहरे की तरह मेरे अस्तित्व पर छाई हुई थी, कहीं धीरे धीरे लुप्त सी होने लगी थी। अरे यहीं खड़े रहोगे? चलो बाहर लॉन में चलकर बैठते हैं। आनंद के सागर में डूबता उतरता मैं उसके पीछे पीछे चलता हुआ बाहर एक बेंच पर आकर बैठ गया। कमज़ोर हो गए हो? बीमार थे क्या? उसकी मधुर आवाज़ खनकी। हर समय मशीनों से उलझे रहते होंगे, अकेले थे ना, कोई बोलने वाला भी तो नहीं होगा। कहते कहते उसका सबर कांप गया। सोचा कह दूं, क्यों पूछ रही हो? तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी ना। सुनीता की शिकायतें अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मेरे शादी पर भी ना आए, मैं इंतज़ार ही करती रही। ऐसा तो कोई भी नहीं करता प्रभात। मेरी नज़रें उसकी मांग में चमकते हुए सिंदूर पर अटकी हुई थी। कैसे कहता उससे कि तुम्हें किसी दूसरे की होते देखना क्या सहज था मेरे लिए? फिर उसने अपने हाव भाव से कभी जाहिर भी तो नहीं किया था जिसे मैं उसके साथ शादी के सपने सजा पाता। सपने, हाँ सपना ही कहूँगा, क्योंकि सपने कभी हकीकत में बदल ही नहीं पाए। मेरी सोच पर अनजाने ही उस लड़की का एकाधिकार हो गया था। मैं नहीं जानता कि उस लड़की के प्रति मेरा वो शारीरिक आकर्षण था, उसके निष्कपट दिल की खूबसूरती या उसे तेज दिमाग का प्रभाव, पर कुछ तो था उसमें जो दुनिया की हर चीज़ में मुझे वही नज़र आती थी। उसे देखने की, उसकी आवाज़ सुनने की ललक मेरे मन में हर वक्त लगी रहती थी। कभी कभी लगता था कि वो मेरे बारे में कुछ तो सोचती होगी, नहीं तो क्या इतनी देर बातें करती रहती थी मेरे साथ। फिर लगता ये उसका सरल उन्मुक्त व्यवहार ही है, उसके दिल में मेरे प्रति ऐसा वैसा कुछ नहीं है। एक बार यूं ही बातें करते हुए मैंने उससे पूछ लिया था, सुनीता तुम्हारे ख्याल में शादी माता पिता द्वारा ढूंढे गए लड़के से होनी चाहिए या चुनाव अपना होना चाहिए? उसने मुझे अरेंज मैरिज के पक्ष में लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। मैंने उसकी बातों का विरोध करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जिसके साथ ज़िंदगी बसर करनी है वो जीवन साथी अपनी पसंद का ना हो तो ज़िंदगी का सफ़र काटना दूभर हो जाएगा? विवाह तो एडजस्टमेंट का नाम है, अगर अपने चुनाव के साथी से एडजस्टमेंट ना हो तो भी शादी नहीं चलेगी। वो अपनी बात पर अड़ी रही। मैं समझ गया था कि वो अपने परिवार के संस्कारों में इतनी रची बसी है कि उसकी अपनी कोई सोच ही नहीं। मैंने मन ही मन में निर्णय लिया कि अब मैं सुनीता से बात नहीं करूँगा, पर कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया कि उसकी सीधी सादी दोस्ती भी मुझे बेहद खुशी देती है। मेरे काम के बारे में उसका पूछना, मेरे जीवन की बचपन की बातों में रुचि लेना, अपने कॉलेज की बातें बताकर कभी हंसना, कभी हैरान होना। आकाश की इंद्रधनुषी शता क्या कम थी मेरे लिए? शादी ही तो हर जान पहचान और लगाव की मंजिल नहीं है, ये मैंने अपने दिल को समझा दिया था। फिर ज़िंदगी में सबको मन चाहा कहाँ मिलता है, ज़िंदगी की अपनी राहें, अपने तौर तरीके हैं। सुनीता के लिए बड़े शोर जोर से बर की तलाश हो रही थी और ये बात मुझे सुनीता ने खुद बताई थी। मैं समझ गया था कि वो मुझे अपने बचपन के दोस्त से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझती। दम घुटने सा लगा था, मेरा मेरिट में रहना मुश्किल हो गया था। मैंने कई फार्मा में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजने शुरू कर दिए और मुझे एक बड़ी फर्म में नौकरी मिल भी गई। सुनीता को बताया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उस स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ तो जैसे भूचाल आ गया। ओह, तुम्हारे लिए पैसा, फ्लैट, गाड़ी की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है, एक बार बताया भी नहीं कि तुम क्या करने जा रहे हो। वो बहुत गुस्से में थी। जाओ अगले महीने, क्यों अभी चले जाओ, मर नहीं जाऊंगी तुम्हारे बिना, जी लूँगी। कहते कहते वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। मैं अपने आप को अपराधी महसूस करने लगा और थोड़ा महत्वपूर्ण भी। अगले दिन वो मेरे पास आई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। संतुलित लहजे में बोली, प्रभात आई एम सॉरी, कल पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्या कुछ नहीं कह दिया मैंने तुम्हें। तुम इतने होनहार हो, अगर अपनी तरक्की के लिए प्रयत्न कर रहे हो तो तुम्हें करनी भी चाहिए। ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ने के और अच्छे अवसर दे। मेरा मन भारी हो उठा। कहना चाह रहा था, मैंने तो मर कर भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता।
मुझे वो दुनिया ही नहीं चाहिए जिसमें सुनीता ना हो। लेकिन प्रत्यक्ष में सिर्फ इतना ही कह पाया, मैं आता जाता रहूँगा तुम सबसे मिलने के लिए। जब भी बुलाओगी, जहाँ भी बुलाऊंगी चला आऊँगा। और फिर एक दिन मैं उसे बिना बताए मेरठ से दूर मैं यहाँ दिल्ली चला आया। ज़िंदगी नीरस, रतीली और बोझ लगने लगी थी। मन हर समय उदास रहता था, अकेलापन सताता रहता था। फिर मैं उसे मिलने नहीं गया, ना ही उसने बुलाया। सिर्फ 1 साल बाद उसकी शादी का कार्ड मिला, जिसने एक बार फिर मुझे झकझोर कर रख दिया। मोहब्बत के अंगारे अभी तक सुलग रहे थे, सांसें चल रही थी, इसलिए जिंदा तो था लेकिन ज़िंदगी से पूरी तरह उदासीन था। एक दिन अचानक सुनीता मुझे एक फंक्शन में मिल गई। कुछ नर्वस सी लग रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने उससे पूछा, और बताओ अभिषेक कैसे हैं, स्वभाव कैसा है। एक पल के लिए उसने मुझे देखा, फिर खिलखिला कर बोली, बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं, लेकिन घमंड छू तक नहीं गया। कभी मौका मिला तो तुम्हें उनसे ज़रूर मिलवाऊंगी। उसे तो जैसे मौका मिल गया था अपने पति की प्रशंसा करने का। मुझे उस पर कम खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। क्या पड़ी थी उससे ऐसा बेतुका सवाल पूछने की। तभी उसकी आवाज़ खनकी, तुम भी अब शादी कर लो किसी सुंदर सी लड़की से। जरूर करूँगा, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, तुमसे सुंदर और इंटेलिजेंट लड़कियां लाऊंगा। तुम खुद को समझती क्या हो। कहते कहते मैं खड़ा हो गया। वो भी उठी और मुझसे बिना नज़रें मिलाए बोली, मुझसे नाराज़ क्यों हो रहे हो प्रभात। सचमुच जिसे ज़िंदगी भर का तुम्हारा साथ मिलेगा वो दुनिया की सबसे सुंदर और भाग्यशाली लड़की होगी। मैं अपराधी बना उसके सामने खड़ा था। सुनीता अब तक बिल्कुल उदासी हो गई थी। तुम बिना बुलाए मेरी ज़िंदगी में आए और कब मेरे जीवन का हिस्सा बन गए मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे बिना बताए चले भी गए। तुम्हारे जाते हुए कदमों की आवाज़ तो सुनी थी मैंने, पर आगे बढ़कर तुम्हें रोकने का एहसास नहीं जुटा पाई। समझ ही नहीं पाई कि तुम्हें रोकूं तो कैसे और किस अधिकार से, किस रिश्ते से। उसकी आंखों की कोर भीगने लगी थी, आवाज़ कांपने लगी थी। आज तुम मेरे सामने खड़े हो, कल मुझे लगेगा जैसे ये एक सपना था। मत जाओ प्रभात, तुम होते तो अच्छा होता, वरना ये दुनिया वीरानी सी लगती है। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। सुनीता हाथों में मुँह छुपाए घुटनों के बल बैठ गई, जैसे खड़े होने की शक्ति शेष ना बची हो। काली घटा से उसके बाल चेहरे पर फैले हुए थे, मांग में सिंदूर चमक रहा था। लेकिन मैं आगे बढ़कर उसे बाहों में भर न सका, बेताशा चूम न सका, उसे गले लगा न सका। बस एक सैलाब सा उमड़ रहा था जो शरीर की हदें पार कर बह जाना चाहता था। कहना चाहता था, सुनीता मैं नहीं जा रहा, तुम्हारे पास ही रहूँगा, तुम्हारी कल्पना में, तुम्हारे सपनों में। पर नहीं कह पाया। मैं उसे वो सुकून नहीं दे पाया जिसकी तलाश में मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका था। वो सुकून मुझे मिल गया था सुनीता के प्यार के रूप में। वो मुझे सुकून मेरे भीतर था, मेरे वजूद के ज़रे ज़रे में था।